हेलो। विद्यार्थियों, आज आपको इतिहास नागरिक शास्त्र में या इतिहास राजशास्त्र में आपको चौथा पाठ, नाम है आर्थिक विकास, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसमें भारत की जो आर्थिक नीति है इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी सफलता विफलता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरों की हड़ताल और वर्ष 1951 की नई आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इस पाठ में दो मुख्य प्रधानमंत्री हैं, पीवी नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए, पहला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पर दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा कि देखिए, जब हमारे पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो दो प्रकार के अर्थव्यवस्था सामने आई, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद। तो पूंजीवाद का जो प्रवर्तक था वो अमेरिका था या उसके इर्द गिर्द मानने वाले लोग। साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? रूस था, रसिया था, रसिया और चाइना। लेकिन भारत ने दोनों व्यवस्था को बनाया, पूंजीवादी व्यवस्था को भी बनाया और साम्यवादी व्यवस्था को भी अपनाया। इन्हीं दोनों व्यवस्था को जब हम मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, तो इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं न तो पूंजीवादी को व्यवस्था को ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा और न साम्यवादी व्यवस्था को देना चाहूँगा। भारत एक ऐसा देश है जो कि हम दोनों अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। दोनों अर्थव्यवस्था जो हमें यहाँ अच्छे ढंग से दिखाई देगा, हम वो चीज़ लागू करेंगे। इन्हीं को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा है, मतलब उसी में पहला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे रक्षा सामग्री उत्पादन। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जो पूरी तरह से अगर देखा जाए सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। निजी क्षेत्र क्या है? निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो उद्योग धंधे किसी निजी हाथों में हो। जैसे जियो कंपनी किसके हाथों में है? मुकेश अंबानी में। तो जियो का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। तो इसका मतलब जो जियो है वह निजी क्षेत्र में आता है। टाटा की कंपनी निजी क्षेत्र में आएगा, बिड़ला कंपनी निजी क्षेत्र में आएगा, क्योंकि इसके कोई न कोई मालिक हैं। लेकिन जो रक्षा सामग्री है या उत्पादन है, उसमें अगर देखा जाए तो इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है, इसलिए वह सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। संयुक्त क्षेत्र क्या कहते हैं? कभी कभी संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है कि उसमें कुछ सरकार के हाथ में होता है और कुछ पावर निजी क्षेत्रों में होता है। कुछ सरकार के हाथ में होता है और कुछ निजी लोगों के हाथ में होता है। तो इसे हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, जैसे किसी चीज़ में सरकार भी उसमें पैसा खर्च कर रही है। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, कुछ ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ पे टीचरों को पगार कौन दे रही? सरकार दे रही है। लेकिन वो स्कूल का जो प्रबंधक है वो कौन है? वो स्कूल के मालिक हैं। ठीक है, तो इसमें सरकार का भी पावर है, शक्ति है, योगदान है,
और जो स्कूल का मालिक उसका भी है, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो यह एक तरह से अगर देखा जाए तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मैंने आपको बताया को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, भारत ने दोनों अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया, पूंजीवाद को भी अपनाया, समाजवाद को भी अपनाया। इसलिए भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद बताया कि भारत में 3 प्रकार के, अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के प्रबंधक यहाँ काम करते हैं। एक सरकारी है, एक निजी है, और एक सरकारी निजी दोनों मिला के कहते हैं। तो जो सरकारी क्षेत्र है उसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। अब जैसे रेलवे है, रेलवे पूर्णतः सरकारी है, डाक व्यवस्था पूरा सरकार का है। इसके बाद आपका दूरसंचार निगम अगर देखा जाए तो वो सरकार का है, एयरपोर्ट देखा जाए तो सरकार का है, बंदरगाह देखा जाए तो सरकार का है, और सेना जो देखा जाए तो रक्षा सामग्री ये सब सरकार का है। तो इसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, और निजी क्षेत्र मैंने आपको बताया, जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, तो ये तमाम जो लोग हैं जिनकी कंपनियां फैक्ट्रियां खुद उनके नाम से चल रही हैं उनको कहते हैं निजी क्षेत्र। कभी कभी कुछ ऐसा क्षेत्र होता है, मैंने आपको विद्यालय का उपमा दिया, जिसमें सरकार भी है और निजी व्यक्ति भी है, तो इसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र। ठीक है, इसी अनुसार देश का जो भी है, सड़कें हैं, रेल है, शिक्षा है, बंदरगाह है, विमान है, यह सब जितनी चीज़ें हैं यह सब इसी आधार पर चलती हैं। अगला है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या है? सरकार को 5 वर्षों के लिए एक योजना बनाई होती है कि हम 5 वर्षों में क्या क्या काम करेंगे। जैसे 1950 में भारत सरकार ने यह योजना का गठन किया और इस योजना के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना जो है का मेन सिद्धांत है कि सरकार 5 वर्षों तक क्या कार्य करने वाली है, 5 वर्षों में वो कौन से काम करेगी, किन क्षेत्रों में काम करेगी, तो उसका एक योजना पहले से तैयार किया जाता है। वह योजना हर 5 साल के लिए होता है। जैसे 5 साल के लिए ये काम होगा, फिर अगले साल ये काम हो जाएगा, तो अगले साल 5 साल क्या करना है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना जो है भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो चलिए अब इस योजना के उद्देश्य क्या है। इस योजना है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि करना, मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता देकर औद्योगिकरण कराना, कृषि उत्पादन में वृद्धि लाना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके बाद महंगाई पर स्थिर रखना, गरीबी को दूर रखना, ये सब जो है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वह 1951 से 1956 तक यह लागू हुआ। इसमें ज़्यादातर कृषि विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण लघु उद्योग, बड़े उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में जो है इस योजना में ध्यान रखा गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आया वो आया 1956 से 1961 में। इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में कारखाने लगाएंगे। ठीक है, रेल का कारखाना लगाया गया। इसके बाद रेल के डिब्बे का निर्माण किया गया, जहाज के कारखाना का निर्माण किया गया, इस्पात का कारखाना लगाया गया। तमाम प्रकार के जैसे भाखड़ा, नंगल बांध, दामोदर, तमाम प्रकार के बांध जो है ये दूसरे पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इस योजना में अगर देखा जाए तो इसमें ये लिखा गया कि उद्योग कृषि का विकास करेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाएंगे, उद्योग परिवहन खनिज उद्योग का विकास करेंगे। ठीक है, इस पर ध्यान दिया गया। और इसी समय देखा जाए तो 1961 और 1966 के बीच में भारत ने 2 युद्ध किए। चीन से भी युद्ध किया और पाकिस्तान से भी युद्ध किया। चीन का 1962 का युद्ध है और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध है। यह दोनों
युद्ध इसी योजना में किए गए। भारत को क्षति भी पहुंची और कुछ इसका योजना अधूरा भी था। ठीक है। चौथी योजना है 1969 से 1974 तक। ठीक है। इसमें जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उद्योगों का विकास करना चाहिए, समाजवादी ढांचे को ऊपर ध्यान देना चाहिए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। और इसी में फिर एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश को, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान एक तरह से देखा जाए पश्चिमी पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के लोग बहुत जुल्म करते थे, इसलिए भारत की उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को, जो आज का बांग्लादेश है, उसको बहुत जो है एक तरह से देखा जाए तो समर्थन दिया और 1971 में फिर युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश जो है एक तरह से नाम पड़ा, आज़ाद हुआ। तो इसमें भी भारत को कुछ अर्थव्यवस्था का नुकसान देना पड़ा। कुछ बांग्लादेशी हमारे देश में शरण लिए, उनको भी अगर देखा जाए तो उनको शरण देना पड़ा। इसके बाद रेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, पेट्रोल की बढ़ती दर, ये तमाम प्रकार की बातें इसमें आई। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। ठीक है। इसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल आपूर्ति कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सड़क का निर्माण करना, दूरसंचार लोगों तक पहुँचे, जीवन आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी का अधिकार प्रणाली द्वारा उनकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था करना, निर्धनों को उचित दामों पर पूर्ति करना, यह सब सारी बातें हुई। ठीक है। इसके बाद इसी बीच में देखा जाए तो तमाम उलट पुलट भी हुए, कई सत्ताएं गई, कई सत्ताएं आईं। जैसे कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई, जनता पार्टी आई, फिर आगे चलकर मध्यावधि चुनाव हुआ। ये तमाम प्रकार की जो है योजनाओं में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अमल नहीं किया गया। ये योजनाएं अगर देखा जाए तो कहीं कहीं कमी आई इन राजनैतिक उथल पुथल के कारण। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। ठीक है। इस योजनाओं में दरिद्रता, बेरोजगारी कम करना, इसके बाद छोटा परिवार पद्धति। ठीक है। इसके बाद ग्रामीण भूमि विकास, राष्ट्रीय रोजगार विकास, श्रम इस्पात परियोजना, यह तमाम प्रकार के आई। और इसी में आपको मालूम है कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी इसी में हत्या कर दिया गया और उनकी फिर भी योजनाओं को लागू किया गया। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक। इससे में भी अगर देखा जाए इंदिरा आवास योजना, कुआं खुदवाना, रोजगार का निर्माण करना, राष्ट्रीय आय की वृद्धि 6.5 तक रखना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार, महिला समृद्धि योजना, यह तमाम प्रकार की योजनाएं आई। इसके बाद है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी यही है, राष्ट्रीय विकास 6.5 तक करना, परिवार नियोजन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार करना, निरक्षरता का उन्मूलन करना। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक। इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, राजश्री महिला योजना, कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार योजना, तमाम प्रकार की योजनाएं इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में आई। इसके बाद ये तो हो गया। आगे है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और उससे भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तन किया गया। इस बैंक में अल्पावधि में ही सब पूरे देश में अपनी शाखाएं खोल करके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि क्या है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों में होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। इसी के साथ लघु और मझोले उद्योग भी विकास के नेतृत्व कार्यान्वयन करना। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने
खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए, अकाल पर मात देने के लिए हरी क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आइए इसके बाद अगला है, इंदिरा गांधी ने भी 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक, ठीक है, यूनाइटेड कमर्शियल, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे लोगों को फायदा मिले। अब 20 सूत्री योजना कार्यक्रम, 1 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की योजना की घोषणा की। इसमें कृषि और शहरी क्षेत्र में अधिकतम भूमि धारण कानून, चकबंदी कानून लिया गया, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन, श्रमिकों का उद्योग के प्रतिभाग, कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध, तस्करी पर रोकथाम, ठीक है, जीवन आवश्यक में राशनिंग व्यवस्था, हथकरघा, ठीक है, आवास निर्माण, दूरसंचार, ये सब चीज़ की बातें हो गई। इसको कहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। श्रमिकों की समस्या, मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1951 में कावाजी डावर ने शुरुआत की। कालांतर में दादर, परेल, भाई खलास, यूडी, प्रभा देवी, वर्ली, ठीक है, तमाम कपड़ा मिल खुल गई। यह क्षेत्र गिर गांव के रूप में पहचाना गया, गिरल गांव के रूप में पहचाना गया। 80 के दशक में श्रमिकों में उनको समय से वेतन नहीं मिलता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, उनको चिकित्सा के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, इसके बाद 1981 में उनको जो है 1 जनवरी 1982 से मिनिस्टर को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी गई। 81 में दिवाली में श्रमिकों की अपेक्षा उन्हें 20% बोनस दिया जाने लगा। ठीक है, उनके शिक्षा में व्यवस्था किया गया और उनका भी एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से उनका भी एक संगठन बनाया गया। ठीक है, तो यह धीरे धीरे देखा जाए तो श्रमिकों का विकास हुआ है। तो कई बार श्रमिकों ने आंदोलन की भी किया और आंदोलन को सरकार ने एक तरह से देखा जाए, कई सरकार कुचलने की भी कोशिश की और कुछ सरकारें ऐसी थी जो उनके श्रमिकों की बात मानी और उनके लिए उन्होंने काम किया और हड़तालें बंद करवाईं। अगला है नई आर्थिक नीति। 1991 में हमारे देश के पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और वो एक अर्थशास्त्री थे और उन्हें अर्थ के बारे में विशेष जानकारी भी थी, क्योंकि उस समय उनके सबसे परम हितैषी तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देखा जाए तो उनको अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नॉलेज था, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जानकारी भी की थी, इसलिए उन्होंने भारत को अगर देखा जाए तो अच्छे ढंग से उन्होंने कार्य किया। मुद्रास्फीति दर 17% थी, आर्थिक वृद्धि 1.1% से घट गई थी और भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार कम रह गया था। आयात भी एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा हो गया था और निर्यात कम हो गया था। सोना भी अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने, चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो भारत का सोना जो विदेशों में रख दिया गया था। इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किए और पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और उन्होंने अपने नॉलेज से, अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज से उन्होंने ऐसे कार्य किए जो कि भारत को एक अच्छा उन्होंने अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाया। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। भारत ने वर्ष 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य स्वीकार किया। ठीक है, तो एक तरह से भारत भी अगर देखा जाए तो विश्व व्यापार का एक तरह से अगर देखा जाए तो परिवार बन गया। तो विश्व में जितने भी नियम कायदा कानून चलते हैं भारत को भी वो मानना एक तरह से अनिवार्य हो गया। इस तरह से भारत में जब भी कभी व्यापार का उथल पुथल हुआ, जो भी कुछ हुआ,
तो उसे एक तरह से देखा जाए तो विश्व जो है व्यापार से कभी न कभी समर्थन उसे मिल जाता था और विज्ञान तकनीकी का भी यह उपयोग होने लगता था। भारत में कालांतर में दक्षिण एशियाई व्यापार प्रबंध साउथ एशिया फेडरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए। भारत ने सार्क देशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात पर प्रतिबंध हटा दिए, आयात शुल्क में छूट दी। ठीक है, इसके तरह से क्या हुआ, जितने विदेशी व्यापारी थे वह भारत में आने लगे और भारत में अपना निवेश करने लगे। इस तरह हमें स्वतंत्रता पूर्व भारत की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लेकर वैश्वीकरण तक हमने यात्रा की। अगले पाठ में हम भारत के द्वारा अन्य क्षेत्रों में दी गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। तो ये रहा पाठ, आपको पाठ पढ़ाया गया है। अगले वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर बताया जाएगा और इसमें आपको यही देखना है, यही तैयारी करना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि भारत ने पूंजीवाद समाजवाद दोनों व्यवस्था को अपनाया, इसलिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इसके बाद आपको 3 क्षेत्र तैयार करने हैं, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। ठीक है, और यह चीज़ अगर आपको उसमें अपनाने हैं, यानी सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, ये भी आपको हमने बताया। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो कई पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई। पहला पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 1956 तक चला। इसके बाद प्रत्येक 5 साल ऐसे जोड़ते जाइए। 9वीं पंचवर्षीय योजना तक आपको बताया गया है किन पंचवर्षीय योजना में क्या क्या सुधार किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, उन्होंने देश की दशा सुधारने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वह कार्य सौंपा और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया, जिसके कारण क्या है, विदेशी निवेश हमारे देश में ज़्यादा आया, कुछ आर्थिक सुधार हुआ। इस लेसन में यही पढ़ाया गया है और एक बार आप पढ़ डालिएगा।